नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम्स। यानी गैस वेल्डिंग में जो हमारी फ्लेम डेवलप होती है वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हर एक फ्लेम का क्या यूज़ है, किस मेटल के लिए आप कौन सी फ्लेम का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग की कि गैस वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें गैसों को आपस में मिक्स करके उनके बीच केमिकल रिएक्शन करवा के एक हॉट फ्लेम डेवलप करते हैं और यही हॉट फ्लेम फर्दर वेल्डिंग प्रोसेस का करने में यूटिलाइज होती है। तो इसको हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। इससे जो चीज़ डेवलप होती है वो होती है फ्लेम्स। अब फ्लेम्स क्या होती है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये एक स्केमेटिक डायग्राम है एक फ्लेम का। ये हमारा टॉर्च की टिप है जहां से ये दोनों गैस मिक्स होके हमारी नोजल से बाहर निकलती हैं। जब इस फ्लेम में देखिए, इस फ्लेम में मेनली 3 जोन क्रिएट होते हैं। मैंने बताया हुआ है, देखिए जो सबसे अंदर का जोन जो होता है, जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, ये वाला जोन, इसको कहते हैं न्यूट्रल जोन। इसके ऊपर एक और जोन क्रिएट होता है, उस जोन को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग जोन। और जो सबसे बाहर का जो आप एनवलप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं कार्बोराइजिंग जोन। ये था 3 जोनों के बारे में। चलिए 3 जोनों को अच्छे से डिटेल में इंडिविजुअल समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल फ्लेम की। देखिए, न्यूट्रल फ्लेम उस फ्लेम को कहा जाता है जब वेल्डिंग करने के लिए हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में हम एसिटिलीन का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम रखते हैं। तो इस तरह की वेल्डिंग को न्यूट्रल फ्लेम कहा जाता है। यानी इस वेल्डिंग से प्रोड्यूस होने वाली जो फ्लेम होती है वो न्यूट्रल फ्लेम कहलाती है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें हमने ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन के रेशियो में जो एसिटिलीन का रेशियो है, ये एसिटिलीन का रेशियो है, कितना रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। मान लीजिए 1:1 के रेशियो में मैंने दोनों को रख लिया, तो यहाँ पे जो फ्लेम डेवलप हुई दोनों को प्रॉपर यानी इक्वल वॉल्यूम में रखने पे, उसको कहा जाता है न्यूट्रल फ्लेम। इस फ्लेम के प्रॉपर कंबशन से जो जोन डेवलप होता है उसको कहते हैं इनर जोन। ये आप देख रहे हैं इनर, ये वाला हमारा इनर कोन, ये है इनर कोन ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। ये क्या होता है, इसका मतलब है यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ये ब्लू कलर का एक जोन क्रिएट होता है जिसको इनर कोन के नाम से जाना जाता है। इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है। अब देखिए, इस कोन के बाहर आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा आउटर एनवलप, इसको कहा जाता है आउटर एनवलप। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बीच में कराई जाती है। देखिए होता क्या है, होता ये है जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हम एसिटिलीन से करवाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ O2 का जब हम रिएक्शन C2H2 के साथ करवाते हैं, C2H2 एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला है जिसके अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए, जब आप इनका रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, आपका कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2 बचता है वो अलग हो जाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए, ये जो हमारी रिएक्शन है इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन कह देता हूँ। इसी रिएक्शन के कारण हमारा ये इनर कोन डेवलप होता है जिसमें प्रॉपर कंबशन होता है और ये ब्लू कलर का होता है। अब देखिए, हमने बात करी थी आउटर एनवलप कैसे डेवलप हुआ। अब हमारा जब टॉर्च से जब मिक्सिंग होके गैस निकलती है 1:1 में, तब तो अंदर तो ये इसमें प्रॉपर बर्निंग हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन, मगर जब बाहर आती है तो बाहर एयर के कांटेक्ट में आने पे एयर में भी ऑक्सीजन है, तो उस एयर के ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन होने के कारण ये आउटर जोन डेवलप होता है जिसे आउटर एनवलप के नाम से जाना जाता है। ये कैसे होता है, इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या बोलती है, इस पूरे का पूरे को हम यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन को जब हम अगेन एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारी एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन है, तब देखिए यहाँ पे हमारा ये CO और O
ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। यहाँ एक सिंगल O बच जाता है क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे वो O H2 के साथ ऐड होके H2O बन जाता है, साथ में हीट भी डेवलप करता है। ये जो हीट डेवलप हो रही है ये हमारे आउटर कोन में डेवलप हो रही है। तो ये था इन दोनों के रिएक्शन के बारे में न्यूट्रल फ्लेम में। बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की। इसके अंदर जो टेम्परेचर डेवलप होता है उसकी रेंज 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर डेवलप होता है हमारी फ्लेम का वो न्यूट्रल फ्लेम में होता है, मैक्सिमम 3500 डिग्री जिसका रेंज है। इसके कलर की बात कर लेते हैं। अभी हमने बात करी इनर कोन का जो कलर होता है वो प्योर ब्लू होता है, यानी प्रॉपर ब्लू होता है। ब्लू का मतलब है प्योर कंबशन होना, क्योंकि यहाँ पे हमने रेशियो 1/1 रखा था, यानी दोनों को बैलेंस किया था। इसलिए न्यूट्रल फ्लेम को बैलेंसिंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है, यानी बैलेंस फ्लेम। चलिए अब लास्ट इसमें बात कर लेते हैं यूज की, कि इसका यूज हम किस मटेरियल के करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बर्निंग हो रही है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, इसलिए इस वेल्डिंग द्वारा जो फ्यूजन होता है वेल्डिंग में, वो उसके द्वारा जो वेल्ड पूल डेवलप होता है वो बहुत साफ सुथरा होता है। इस वेल्डिंग में चिंगारियाँ भी बहुत कम डेवलप होती हैं और ऑक्साइड भी क्रिएट नहीं होता। इसलिए इसका यूज हम माइल्ड स्टील में करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम, ये इसके मेजर एप्लीकेशन के मेटल हैं। इनमें जनरली हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। बहुत प्योर फ्लेम है जिसको बैलेंस फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। टेम्परेचर रेंज इसकी 3200 से 3500 डिग्री होती है। ये था ऑल अबाउट न्यूट्रल फ्लेम। चलिए सेकंड फ्लेम की बात कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, देखिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग में। आपको बताता हूँ इसे कैसे याद कीजिए। वैसे आपको मीनिंग बताता हूँ, आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग कैसे बनता है। ऑक्सीडाइजिंग बनता है ऑक्सीजन से। जब हम ऑक्सीजन की किसी भी मेटल से, गैस से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग बनने के पूरे चांस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग कब बनेगा? जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी किसी भी फ्लेम में। तो यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उस फ्लेम को कहा जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है एसिटिलीन गैस से। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू को अभी बताया है कितना ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? एसिटिलीन से। मान लीजिए एसिटिलीन की वैल्यू का रेशियो हमने 1 रखा है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू का रेशियो कितना होगा? इससे ज़्यादा होगा, लेट अस से 1.2। तो इस तरह जो फ्लेम डेवलप होगी उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है। अब डायग्राम में देखिए, ये बाकी दो जो फ्लेम्स हैं उनसे थोड़ी छोटी भी है। अब देखिए जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तो इसका जो इनर कोन होता है, ये इसका इनर कोन है, ये वाला इनर कोन, ये कैसा है? बहुत शार्प पॉइंटेड एज का है और छोटा है। ये इसकी क्वालिटी है इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की। और अब इसमें जो टेम्परेचर जनरेट होता है उसकी रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो टेम्परेचर हमारा डेवलप होता है उसकी रेंज 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग है, यानी हमारी ऑक्सीजन का पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका जो कलर होता है ना वो या तो रेड कलर का होगा या फिर थोड़ा सा ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रेड या ऑरेंज, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन। अब देखिए इसका यूज बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसका यूज। इसका यूज जो हम करते हैं ना जनरली वो ब्रास वेल्डिंग में करते हैं। देखिए ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ब्रास वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। मगर क्यों किया जाता है ये शायद ना मिले, मैं बताता हूँ इसका क्या रीजन होता है। देखिए जब हम ब्रास की वेल्डिंग करते हैं, सबसे पहले ये देखिए ब्रास होता है क्या है। ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, यानी इसमें कॉपर भी है और जिंक भी है। अब क्या होता है जब हम इसकी वेल्डिंग करते हैं
और वेल्ड मेटल को पूल करते हैं, यानी थोड़ा सा मेल्ट करते हैं। क्योंकि जिंक कम होता है कॉपर के कंपैरिजन में, तो जिंक क्या करता है, अपने आप को इवेपोरेट करने की कोशिश करता है कि वो इवेपोरेट हो जाए। अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो भाई कॉपर से फिर ये वो ब्रास से फिर कॉपर बन जाएगा, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हमारा पर्पस ये है इसकी वेल्डिंग भी हो जाए और इनकी प्रॉपर्टी भी स्टेबल रहे। तो क्या करते हैं हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और जब हम इसमें वेल्डिंग करते हैं ना, तो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है। ये एडिशनल ऑक्सीजन है इस फ्लेम की जो कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेती है, और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बनाती है। ये कॉपर ऑक्साइड, जहां पे भी ऑक्साइड आए समझ लीजिए ऑक्सीजन है, वहां पर ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, इस जिंक को बाहर निकलने नहीं देता, साथ के साथ इसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी अच्छी रखता है। हाँ, थोड़ा वेल्ड थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम, बट इसको जिंक को इवेपोरेट नहीं होने देता। इस तरह हम अपनी कॉपर की वेल्डिंग कर लेते हैं। तो यानी इसका यूज हम कॉपर वेल्डिंग में कर सकते हैं, ब्रास वेल्डिंग में कर सकते हैं, कॉपर वेल्डिंग में कर सकते हैं और जिंक वेल्डिंग में कर सकते हैं। ये था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में। अब लास्ट डिस्कस करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम को, कि कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होती है। देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम को भी याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके मतलब को याद करो। जिस भी चीज में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी वहां पे वो कार्बोराइजिंग चीज को क्रिएट करता है। इस फ्लेम में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए इसने इस फ्लेम को कार्बोराइजिंग नाम दिया गया है, यानी कार्बन ज्यादा है। अब कार्बन ज्यादा है, हम दो ही गैस का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को और एसिटिलीन को। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमारा O2 है, कार्बन है ही नहीं। एसिटिलीन को देखते हैं, एसिटिलीन हो मिल गया C, तो यानी एसिटिलीन गैस का जो फॉर्मूला है C2H2। अब ये देखिए इसमें कार्बन ज़्यादा है, इसलिए ये फ्लेम कार्बोराइजिंग हो गई। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी फ्लेम में कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, यानी एसिटिलीन गैस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, तो उस फ्लेम को कार्बोराइजिंग फ्लेम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हमारा ऑक्सीजन का रेशियो हम एसिटिलीन से जब करेंगे, तो अभी डिस्कस किया, मान लीजिए हमारी एसिटिलीन का रेशियो 1 है, इसके रेशियो में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम, जब भी तो एसिटिलीन में कार्बन बढ़ेगा। तो इस रेशियो मान लीजिए इसका कंपैरिजन हो गया 0.8 से लेकर 1 के बीच में। तो इस तरह की फ्लेम को जिसमें एसिटिलीन ज़्यादा हो ऑक्सीजन कम हो, कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए, ये सब पहली चीज़ याद रखना, ये सबसे बड़ी फ्लेम होती है। आप देखिए इस टिप में भी देखिए, जो सबसे बाहर का जो एनवलप है वही जोन हमारा कार्बोराइजिंग जोन है, इसलिए इसका जो एनवलप होता है ये वाला आउटर एनवलप वो सबसे बड़ा होता है। इनर एनवलप आपकी बात करें तो इसमें 2 डेवलप होते हैं, याद रखना। देखिए एक तो ये है, इसको कहते हैं इनर कोन, ठीक है। उसके बीच में आप ये देख रहे हैं सेकंड नंबर, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट कोन, इंटरमीडिएट कोन, ठीक है। ये किस कारण से डेवलप होता है, ये एसिटिलीन ज्यादा यूज कर रहे हैं इस वेल्डिंग में, उसी के कारण ये सेकंड ये हमारा डेवलप होता है एडिशनल। आप देखेंगे कि सब में सब एक है, बाकी इसमें एडिशनल डेवलप हुआ है। और बाहर जो ये आप देख रहे हैं इसमें जनरली कार्बन के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जब ये जलता है और टेम्परेचर क्रिएट करेगा, चलिए टेम्परेचर रेंज की बात कर लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज है ना वो है 1600 से लेकर 1600 डिग्री से 1800 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। कलर की बात कर लेते हैं, इसका कलर जनरली येलो होता है। आप अपने घर में गैस जला के देखिए, उसमें सबसे जो पहले जो जलेगा वो आपको ब्लू जोन दिखेगा, उसके ऊपर देखेंगे तो थोड़ा रेड दिखेगा, सबसे ऊपर की जो दिखेगी आपको येलोइश दिखेगी, ठीक है। इसका दूसरा नाम याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिड्यूसिंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके यूज्ड की, बहुत बार पूछा गया है इसका यूज्ड, आगे भी काम आएगा, समझा देता हूँ। देखिए याद रखना, जब भी किसी मेटल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कार्बन डिपॉजिट करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है, आपने टीटीडी डायग्राम में पढ़ा होगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है उसकी कठोरनेस बढ़ती है, उसकी हार्डनेस बढ़ती है, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ती है, आगे चल के वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ये पता चलता है जब भी किसी भी मेटल के ऊपर हम कार्बन डिपॉजिट करते हैं
लेट अस से ये मेरा एक मेटल का पीस है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट कर दिया किसी भी मेथड से, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसकी जो सरफेस है ना ये वाली, ये देखिए ये वाली, ये मैं हैश से बना दूँ, ये बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को केस हार्डनिंग कहते हैं। इसको कहते हैं केस हार्डनिंग। केस मतलब भारी आवरण, हार्डनिंग, ठीक है। ये मेटल का बताया। अगर आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट का लेंगे, उसमें आप देखेंगे तो सबसे बाहर की जो प्लेट होती है, ये वाली जो लेयर है, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड किया जाता है इसी प्रोसेस से, केस हार्डनिंग से। इससे ये पता चलता है कि कार्बोराइजिंग फिल्म का यूज़ हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे हमें किसी भी मेटल के अंदर कठोरनेस देनी है, यानी कठोरनेस मतलब हार्डनेस देनी है, सॉरी। तो हमने यहाँ पे इसका यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे किसी मेटल के ऊपर हार्डनेस प्रोवाइड करनी होती है। बहुत सारे मेटल हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन भी हो सकती है। इतना याद रखना, हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए भी इस फ्लेम का यूज़ किया जाता है। ये हमारी फ्लेम वेल्डिंग में भी यूज़ हो रही है, इसके साथ साथ हम इन फ्लेम का कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग वाला एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।